एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का, एंड द चैप्टर्स नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो चैप्टर 2 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के अंदर की चीज़ें समझी, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा, कॉन्फ़िगरेशन देखी। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी पीरियोडिसिटी इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी कहानी स्टार्ट होगी फ्रॉम अर्ली 1800। उस टाइम पर क्या था, ओनली 53 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो हमने क्या स्टडी करना है यहाँ पर, हमने बेसिकली ऑरिजिन स्टडी करना है, ऑरिजिन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ऑरिजिन ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1800 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। थोड़ा थोड़ा कईयों की जो क्लासिफिकेशन रही है वो रिजेक्ट भी हुई है। तो ये उनका पूरा जो ये जर्नी था वो किस तरह से रहा और कैसे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम एट प्रेजेंट टाइम जो स्टडी करते हैं वहाँ तक हम किस तरह से पहुँचे, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट स्टडीज़ और उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। क्या ज़रूरत पड़ी क्लासीफाई करने की एलिमेंट्स को, ऐसे क्यों नहीं रखा हमने। तो देखो क्या था, 1800 में मैंने जैसे आपको बताया 53 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, अभी तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स है। तो ओवर द इयर्स क्या हुआ कि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनकी जो केमिस्ट्री है, वो स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो गया एक एक की। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ईजीनेस के लिए हमने क्लासीफाई करने का सोचा। वैसे हमने नहीं सोचा, उस टाइम जो साइंटिस्ट थे, डोब्राइनर थे, उन्होंने सोचा सबसे पहले। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर ये है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी के लिए देखो इंडिविजुअली हम हर एलिमेंट को स्टडी नहीं कर सकते, उसके जो कंपाउंड्स है उनकी इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें एक सिस्टमैटिक पैटर्न चाहिए था इनको स्टडी करने के लिए, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, क्योंकि कई एलिमेंट्स ऐसे थे जो प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से रिजेंबल करते थे। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट टाइम हमें पता है हैलोजन का एक डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स है वो अलग ग्रुप में है। तो क्या हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपस में सिमिलर है, तो उन्हें हमने एक ग्रुप में रखा है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, सो दैट ईजीली हम सभी एलिमेंट की इंडिविजुअली स्टडी नहीं करनी पड़े और सिस्टमैटिकली सभी की स्टडी हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देयर आर मैनी एलिमेंट्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ईच एलिमेंट इंडिविजुअली, सो वी क्लासीफाई एलिमेंट्स फॉर दिस सिस्टमैटिक स्टडी, सो दैट उनका सिस्टमैटिक स्टडी हो, इसीलिए ज़रूरत पड़ी। और बहुत ही मैं एक लाइन में आपको बताऊँ तो ज़रूरत इसलिए पड़ी सो दैट ईजी हो जाए और एक ट्रेंड हमें मिले। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये बात किसके माइंड में आई, ये बात किसके माइंड में आई कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, एक उन्हें ट्रेंड में लिखना चाहिए। ठीक है, उनका या तो आप ये कहो कि उनको ग्रुप में लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जो नीड थी, जो सबसे पहले आइडिया आया था, ये पूछ सकते हैं आपको कि सबसे पहले किसको ये आइडिया आया था या किसने ये प्रपोजल दिया था कि हमें इन्हें क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट थे डॉबराइनर। ठीक है, डॉबराइनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन का। तो ये आइडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो जाके कहाँ तक आगे तक गया। तो डॉबराइनर ने ये कहा कि हमें क्लासीफाई करना चाहिए एलिमेंट्स को सो दैट इजी हो जाए। तो जो डॉबराइनर साइंटिस्ट है उन्होंने ट्राइड्स दिए थे। ठीक है, वो आपको अभी समझ आएगा ट्राइड्स क्या होते हैं। तो इनके बहुत फेमस हुए थे डॉबराइनर के ट्राइड्स 1829 में। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली करा क्या था, देखो यहाँ पर 1800 में आ गए डॉबराइनर। तो डॉबराइनर ने क्या कहा था, उन्होंने ट्राइड्स दिए थे। एक्चुअली ट्राइड्स क्या होता है, ट्राइड्स होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और इसे कहा ये है एक ट्राइड।
ठीक है। तो उन्होंने ट्राइड्स दिए थे, उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था और कहा था कि ये आपस में फिजिकली एंड केमिकल प्रॉपर्टी या अदर प्रॉपर्टीज इनकी आपस में रिजेंबल करती है। तो बेसिकली जो डॉबराइनर थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था ट्राइड्स का। वैसे ट्राइड का मतलब है 3 वाला, ठीक है, जहाँ पर कुछ 3 एलिमेंट्स हो। तो ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो ही गेव कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ट्राइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होते हैं। और उन्होंने क्या कहा, देखो ध्यान से समझना, 1 2 3 एलिमेंट्स है। उन्होंने कहा कि जो सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग देखा। उन्होंने ये कहा कि ये जो मिडल वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक वेट है, इसका जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों का क्या है, मीन है, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले के मीन से मिडल वाले का एटॉमिक वेट निकलेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो नियरली सेम है ऊपर और नीचे वाले के अरिथमेटिक मीन से, ठीक है, या फिर एवरेज से। बीच वाले का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। इसी तरह के उन्होंने कई ट्राइड्स दिए थे, ठीक है, इसी तरह के उन्होंने कई ट्राइड्स दिए थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहती हूँ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक वन ऑफ द ट्राइड था उनका, ठीक है। तो जो सोडियम है, देखो जो सोडियम है उसका है 23 है उसका एटॉमिक मास, ठीक है, और इसका 7 हो गया और इसका 39 हो गया, ठीक है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, जो ये इन्होंने ट्राइड का लॉ दिया था कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा, अभी तो 23 है, ठीक है, जो इसका एटॉमिक वेट होगा वो इसके और इसके एटॉमिक वेट का मीन होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उनका अरिथमेटिक मीन होगा या फिर उनका एवरेज होगा, ठीक है। तो ज़रा करके देखते हैं, इसका एटॉमिक वेट इन दोनों का एवरेज आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, मीन लेना है ना हमने, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 46/2, तो ये आ गया 23। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो नियरली वो सेम आता था, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप बनाया, सेट ऑफ ट्राइड्स बनाए जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइड का बेसिस, अगर आपको कोई पूछे कि ट्राइड बनाने का बेसिस क्या था, तो बेसिस ये था, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये ही इनका बेसिस था। तो ये बात आपको समझ आ गई। और एक चीज़ थी, जो ये ट्राइड है उसमें जो ये एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिजेंबल करती है, ठीक है। और ये भी बात है कि जो मिडल में एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी के इन बिटवीन होगी, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी के वो बिटवीन में आएगी। तो ये सब चीज़ें कही थी डॉबराइनर ने, उसके बेसिस पे उन्होंने ट्राइड्स दिए थे जिनमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ट्राइड में रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और ट्राइड्स भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स, ठीक है, उन दोनों के ही बीच में। देखो इसकी प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है, इन बिटवीन ही होगी उसकी रेंज। ये चीज़ उन्होंने बताई थी। और इस पूरे कंसेप्ट को उन्होंने एक नाम दिया, दैट वाज लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होता है, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप। उसी तरह से यहाँ पर ट्राइड्स देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया, दूसरा बनाया कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, थर्ड वन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर वो चीज़ें भी एप्लीकेबल है जो हमने लॉ ऑफ ट्राइड्स बताया था कि मिडल वाले का जो एटॉमिक वेट है वो दोनों का एवरेज है। 23 तो मैंने बता दिया था, वैसे ही इन दोनों का भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे 40 + 130, 137 + 40 कितना हो गया 177। 177 का एवरेज कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 8 = 16, 88.5, ठीक है, 88.5 है, यहाँ कितना है 88, तो नियरली वो इक्वल है, ठीक है,
इक्वल होगा एग्जैक्टली या नियरली इक्वल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तीनों ट्राइड्स में ये एप्लीकेबल है कि मिडल वाले का जो एटॉमिक वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, बाकी दो एलिमेंट के एरिथमेटिक मीन के। ठीक है, वैसे ही ये तीन ट्राइड्स है, इन्हें आप डायरेक्टली लर्न कर लेना क्योंकि कई बार पूछते हैं व्हाट आर 3 ट्राइड्स ऑफ डॉबराइनर। तो आएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और हेलोजेंस के क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इनके एटॉमिक वेट बिल्कुल आप एग्जैक्टली लर्न करो। ठीक है, सिर्फ आप एलिमेंट्स के ऑर्डर लर्न कर देना। अब बात आती है, उन्होंने डॉबराइनर ने सबसे पहले पहल करी थी कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना डॉबराइनर ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके माइंड में ये आइडिया आया था दैट वी शुड क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम क्या थी, उनका ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो इन्होंने ट्राइड बना दिए पर ऐसा सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं हो पाया। जो ट्राइड्स बने वो कुछ एक ही एलिमेंट्स के साथ बने, ये एप्लीकेबल बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं वो कर पाए। और इनका जो ये मॉडल था, इनका ये जो क्लासिफिकेशन का ये पूरा जो था उसको डिसमिस कर दिया गया एज अ कोइंसिडेंस। तो बाकी साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये तो जस्ट कोइंसिडेंस है कि आपने ऐसे एलिमेंट्स अरेंज कर दिए जिनका जब एवरेज करेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आएगा। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कह के उनका ये जो क्लासिफिकेशन थी, पूरा उनका वर्क था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी है 1829 की, डॉबराइनर की। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, पेपर में आ सकता है आपको, तो आपको सभी थ्योरीज पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट चलते हैं, डॉबराइनर के बाद एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, डॉबराइनर का तो जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया था और दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नेम था न्यूलैंड। ठीक है, सरनेम है उनका न्यूलैंड, आई थिंक अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। ठीक है, आप इतना ही लर्न करो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था उसी तरह से न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब ये क्या होता है, ऑक्टेव से एक चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी। ऑक्टेव से क्या समझ आ रहा होगा, ऑक्टेव किसे डिनोट कर रहा है, ऑक्टा मीन्स 8। ठीक है, एक वर्ड को 8 को, अब ये 8 कहाँ यूज़ होना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, उन्होंने एक्चुअली क्या करा, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ पर रख लिया, अगले वाले का एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में उन्होंने एलिमेंट्स को पहले अरेंज किया। और उन्होंने क्या देखा, जैसे ये है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने ये कहा, बेसिकली ऑक्टेव का मतलब ये है कि एवरी फर्स्ट एंड एवरी 8th एलिमेंट विल रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, उन्होंने रखा 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा, और उन्होंने कहा जो 8th एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा। ठीक है, ये इनका ऑक्टेव का कंसेप्ट है। ठीक है, 8 का मतलब कि उन्होंने कहा, शॉर्ट में न्यूलैंड का कंसेप्ट था कि उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट आएगा वो आपस में प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेंगे। जब हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हम लगा देते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, उसके बाद ही नोटेड दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और जो 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही है। ठीक है, ही नोटेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। अब ये नहीं है कि सिर्फ यही 8th है, अब इसके बाद एवरी 8th, अब ये तो फर्स्ट हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14, फिर से जो 15 होगा इसके लिए तो वो 8th है। यहाँ से अगर आप 1 शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, वो तो 8th ही आएगा इसके नीचे। ठीक है, सो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर होगी। ठीक है, जहाँ से भी आप फर्स्ट को काउंट करते हो।
यहाँ से हमने 1 काउंट किया तो यहाँ पर 8 आया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम। अगर यहाँ से हम 1 काउंट करते हैं तो 8th एलिमेंट इसके नीचे आ रहा है, तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे पीछे था लॉ ऑफ ट्राइड्स, वैसे ही उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दैट मीन्स हर एक जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था फर्स्ट और 8th का। Now this is just like every 8th note resembles the first note in the musical scale। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे हम एक म्यूजिकल स्केल देखते हैं सारे गामा, ठीक है, आपने सुना होगा, वेरी फेमस म्यूजिकल स्केल है। पहले आता है सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, ठीक है। सारे गामा पाधा नीसा सुना है ना सबने, आई होप सुना ही होगा, सारे गामा पाधा नीसा। अब देखो ये है फर्स्ट नोट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब जो 8th है वो फिर से सा आता है, देखो सारे गामा पाधा नीसा ऐसे कहते हैं ना हम। तो ये जो आ रहा है ये 8th नंबर पे आ रहा है, दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। नी के बाद फिर से सा आ रहा है, फिर से करोगे सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये तो म्यूजिकल स्केल की बात है कि हर एक जो फर्स्ट नोट है और जो 8th नोट है वो सेम है, ठीक है। इसी तरह से म्यूजिकल स्केल से भी आप रिजेंबल कर सकते हो, उसमें फर्स्ट और 8th क्या है, सेम है दोनों नोट, सारे गामा पाधा नीसा से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये उन्होंने कंसेप्ट बताया था। अब इसकी जो रिजेक्शन है वो बाद में करते हैं, पहले इनका ऑक्टेव देख लेते हैं, इनका टेबल देख लेते हैं, इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया था। तो देखो उन्होंने क्या लिखा था, पहले एलिमेंट लिखे थे उन्होंने, ठीक है। लिथियम से उन्होंने स्टार्ट किया था, देखो हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है। लिथियम से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहले लिथियम लिखा, एक मिनट, लिथियम लिखा था, देन बेरिलियम, फिर बोरोन, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब नियॉन मत लिखना क्योंकि एट दैट टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, वो उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो फ्लोरीन तक थे। फ्लोरीन के बाद उन्होंने क्या देखा, सोडियम, तो सोडियम यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आ गया, एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। जैसे आप अभी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लिखते हो वैसे ही करके, सिर्फ नोबल गैसेस नहीं लिखनी और हाइड्रोजन नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने याद रखनी ये बात, उन्होंने कैल्शियम तक ही ये ट्रेंड बताया था, ठीक है। अब क्या है नीचे देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, साथ में एटॉमिक वेट भी लिख लेते हैं सो दैट आपको पता चले कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, बेरिलियम का आ जाता है 9, बोरोन 11, कार्बन का पता है आपको 12, नाइट्रोजन का 14 और इसका भी हो जाता है डबल 16, यहाँ पर आ जाता है 19, और सोडियम का 23 और ये 24, 27 एंड दिस इज। और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको बाद में कि किस तरह से आप एटॉमिक मासेस को लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ 31 आ जाएगा यहाँ पर, सल्फर 32, ये तो पता ही होगा आपको, 35.5, पोटेशियम इज 39, कैल्शियम इज 40, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने ये देखा, जैसे दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ के बाद जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट को रिजेंबल कर रहा है, मतलब लिथियम सोडियम को रिजेंबल करेगा और सोडियम पोटेशियम को रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो जो हमने जिस ग्रुप में लिख लिए वो आपस में रिजेंबल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये उनका कंसेप्ट था। अब ये कंसेप्ट कहाँ तक चला, रिजेक्ट क्यों हुआ ये, क्योंकि देखो लिथियम सोडियम का वैसे भी आप देखोगे इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, ठीक है।
तो ये उनका ये कंसेप्ट रिजेक्ट क्यों हुआ? रिजेक्शन का रीज़न ये था क्योंकि ओनली फॉर द लिमिटेड एलिमेंट्स ही ये चीज़ उन्होंने जस्टिफाई करी थी, जैसे अप टू कैल्शियम। तो ये आपको लर्न रखना है, पूछ सकते हैं कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कितने एलिमेंट तक या फिर कहाँ तक था? तो वो था अप टू कैल्शियम। इसका भी एक लॉजिक है, बिकॉज कैल्शियम के बाद क्या स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैडमियम वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो डी ब्लॉक वहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। अब डी ब्लॉक्स में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टीज वेरी होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनकी नहीं चल पाई थी, ठीक है। तो ये है न्यूलैंड का ऑक्टेव, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया न्यूलैंड का कंसेप्ट, और रिजेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को बताया था। तो ये वैलिड ओनली टिल कैल्शियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका मेन चीज़ क्या थी? ऑक्टेव मीन्स एर्थ, मतलब एवरी एर्थ एलिमेंट रिजेंबल करेगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को। जैसे ये फर्स्ट है तो एर्थ नंबर पे सोडियम आ रहा है, तो लिथियम और सोडियम आपस में प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे, ठीक है। तो इनके आफ्टर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम तक ही कर पाए, उसके बाद 1869 में लॉथर मेयर आए, ठीक है। वैसे जो मेंडलीव है और जो ये लॉथर मेयर है, इनका काम साथ साथ में चलता गया, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताई थी और काम की बताई थी, लेकिन जो पब्लिश हुआ पहले वो मेंडलीव का हुआ। जो ये लॉथर मेयर था, इनका जो ये क्लासिफिकेशन आई थी वो आफ्टर मेंडलीव आई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अपनी पूरी क्लासिफिकेशन दी वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ दी, ठीक है। तो इनका क्या था? इनका ग्राफ था, जैसे इनका ये टेबल है और आपके डॉबराइनर है, उनका क्या है? उनके ट्राइड्स है, वैसे ही इनका कर्व है, हमेशा याद रखना। जो लॉथर मेयर है उन्होंने एक कर्व दिया था, कर्व से उन्होंने क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स को। तो उन्होंने प्लॉट किया था ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट, ध्यान से देखना, एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमने एटॉमिक वॉल्यूम को लिया है पर्टिकुलरली, लेकिन उन्होंने और भी ग्राफ्स दिए थे जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने प्लॉट किया था अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एटॉमिक वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये है एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, जो कि लॉथर मेयर ने ये कर्व दिया था। तो इस कर्व में तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या था? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्व आया था उनके पास, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न था जिस वजह से इनका जो ये क्लासिफिकेशन है ये इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी, ठीक है। जो मेंडलीव थे उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली, आप देखोगे अभी आगे कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई किया था, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ये ग्राफ फॉर्म में था। तो उन्होंने ग्राफ में देखा, तो उन्होंने ग्राफ में एलिमेंट्स देखे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो कहाँ पर आए? वो उन्होंने देखा कि ये एलिमेंट्स जो आपकी ये पीक है उसके टॉप पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कर्व की पीक पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। वहीं पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल जिसे हम कहते हैं, वो आ रहे थे बॉटम ऑफ द कर्व में, ठीक है। तो ये जो बॉटम में है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर आप कह सकते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर कर्व में आए। ऊपर क्या आए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आए, ठीक है। और जो बेरिलियम है, बेरिलियम कहाँ पर आ रहा है? देखो ये है कर्व का, ध्यान से देखना। अगर हम ये बनाए कर्व, ठीक है, ये कर्व बनाए, तो इस कर्व में जो ऑन द टॉप है वो कौन से है? वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो एल्कली मेटल्स ऊपर आए थे और उसके बाद नीचे क्या आया? नीचे आया डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट उसके कर्व के बॉटम में आए। तो ये चीज़ें आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। लॉथर मेयर की क्या ऑब्जर्वेशन थी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे कि ऑन द टॉप ऑफ द कर्व क्या है? एल्कली मेटल्स है, बॉटम ऑफ द कर्व में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर ट्रांजिशन मेटल्स है। और साथ ही में अब देखो यहाँ पर दो है, एक है डिसेंडिंग वाला, एक है असेंडिंग वाला। जो डिसेंडिंग ग्राफ है, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग के मिडल में क्या है? जैसे यहाँ पर बेरिलियम है तो ये है एल्कली अर्थ मेटल्स जो कि सेकंड ग्रुप के हैं, ठीक है। और असेंडिंग में ये असेंडिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके मिडल में है हेलोजन्स, ठीक है। तो देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसे कि जो टॉप पे है,
टॉप पे है आपके एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के, इनको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को कहते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कहाँ आ रहे हैं? देखो ये डिसेंडिंग में आ रहे हैं ना, ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आ रहे हैं। मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है? डिसेंडिंग में। कैल्शियम कहाँ आ रहा है? डिसेंडिंग में। स्ट्रोंशियम डिसेंडिंग में, बेरियम भी डिसेंडिंग में। तो ये जो एल्कली अर्थ मेटल्स है, एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे जब हम पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तो ये आते हैं डिसेंडिंग ऑफ द कर्व में। और असेंडिंग ऑफ द कर्व में हलोजन्स आ रहे हैं, जैसे ग्रीन से है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इसकी ऑब्जर्वेशन को अच्छे से यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन में जो एल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 के जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैंने आपको बताया था, वो कहाँ पर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके टॉप ऑफ द कर्व, ठीक है, टॉप ऑफ द कर्व। और ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के कहाँ आ रहे हैं? बॉटम ऑफ द कर्व में, ठीक है। ये आ रहे हैं बॉटम ऑफ द कर्व, ठीक है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट आ रहे हैं। और हलोजन कहाँ आ रहे थे? हलोजन आ रहे थे जब आप ऊपर जा रहे थे, असेंडिंग में आ रहे थे, ठीक है। असेंडिंग पोजीशन, ये आ रहे हैं असेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व की असेंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं। और जो अल्कली अर्थ मेटल्स है वो कहाँ आ रहे हैं? डिसेंडिंग में आ रहे हैं। अल्कली अर्थ मेटल्स कहाँ आ रहे हैं? डिसेंडिंग में, नीचे जाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डिसेंडिंग पोजीशंस ऑफ कर्व, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर कौन से एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से उन्होंने क्लासीफाई करा। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है कि किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया। एक कर्व में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि जो एल्कली मेटल्स आएंगे वो टॉप पे आएंगे, नीचे क्या आएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, डिसेंडिंग में कौन से आएंगे? सेकेंड ग्रुप के आएंगे? एल्कली अर्थ मेटल्स आएंगे। और असेंडिंग में ऊपर की तरफ पोजीशंस पे क्या आएगी? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हलोजन्स आएंगे। तो इस तरह से उनका तरीका था, उनका स्टाइल था इस तरह से क्लासीफाई करने का। अब देखो क्या, किस वजह से ये आगे नहीं चल पाया, क्यों ये रिजेक्ट हो गया? देखो सबसे पहली बात ये था कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, क्योंकि कर्व फॉर्म में था तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो ये ग्राफ हमने ये आधा ही बनाया है, ये इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना बताया गया है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, जो मेंडलीव भी थे जिनका हम आगे पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनका और इनका जो ये लॉथर मेयर था, इनका जो वर्क था ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पहले पब्लिश कर दिया और इनकी जो ये सारी फाइंडिंग्स थी ये पब्लिश हुई इनके बाद। जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया उसके बाद इनकी जो ये स्टडीज़ थी ये पब्लिश हुई, ठीक है। खैर इनका जो काम था वो साथ साथ में ही चलता गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्यों इनका रिजेक्ट हो गया या क्यों इनका इतना अटेंशन नहीं लिया इनकी क्लासिफिकेशन ने, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड था और साथ ही जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो ज़्यादा इलेबोरेटेड था और वो इजी था, वो मोर सिस्टमैटिक था एज कम्पेयर टू लॉथर्स, ठीक है। इस वजह से सिर्फ यही रीज़न है ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अब आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। ऐसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने सभी की क्लासिफिकेशंस कर दी। हमने क्या क्या करा, रिवाइज करते हैं ज़रा रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया था, हमने पहले किया था डॉबनायर का हमने ट्राइड्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, न्यूलैंड के हमने ऑक्टेव रूल पढ़ा था, ठीक है। थर्ड हमने लॉथर मेयर का हमने कर्व पढ़ा था, ठीक है। तो इन्होंने ट्राइड्स दिए। तो देखो इनमें क्या क्या यूनिक है, यहाँ पर डॉबराइनर ने ट्राइड्स दिए, यहाँ पर ऑक्टेव की बात हुई कि फर्स्ट एलिमेंट और एवरी 8th जो एलिमेंट है वो रिजेंबल करेगी प्रॉपर्टी में।
और लॉथर मेयर ने अपना एक कर्व दिया था। तो ये चीज़ें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ आता है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मेंडलीव है उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था मेंडलीव का। हालांकि आगे मोस्टली भी आए थे, उन्होंने कुछ एक करेक्शन करी थी, ठीक है। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो हम आराम से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बाय बाय।